Hello everyone, welcome to the English classes. As you know, I am Chanchala Tiwari, your teacher, your friend. So today, what we are going to do? It's been a long time. Let's start the class with today's quotation, which is difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict. This quotation is by William Early Channing. समझ में आया ये quotation? Difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict. This quotation means that जो difficulties हैं, the problems हैं, वो क्यों होती हैं? वो हमें discourage करने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ नया करने सिखाती हैं. So that we can, the human spirit is to grow. ह्यूमन स्पिरिट जो है, मानवता जो है अंदर, जो इंसानियत है या जो हमारा क्वालिटीज है, जो हमारे अंदर क्वालिटीज बहुत सारी भरी हुई हैं, वो सब निकल कर सामने आए. कॉन्फ्लिक्ट से वो सामने आती है. ओके, सो दिस इज द कोटेशन. आई होप यू लाइक इट. कैन यू गेस व्हाट आर दे? यू कैन सी सो मेनी थिंग्स ओवर हियर. सो क्या लग रहा है ये क्या चीजें हैं? आई थिंक आपने सही गेस किया है. व्हाट आर दे? दे ऑल आर ग्रास. ग्रास समझते हैं ना? घास, जिस फील्ड्स में जो घास होते हैं, जैसे जिस पे हम लोग खेलते हैं, जिस पे हम ठंड में ओस की बूंदों को देखकर मजे लेते हैं. सो दे आर ग्रास. बट वाई एम आई टॉकिंग अबाउट ग्रास? घास की बात मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दिस इज अ पोएम इन योर बुक in class 9th by Pash. He is the poet of this poem. और ही इज अ मेजर पंजाबी पोएट. इनका जो ये मेजरली मुख्य तौर पे ये एक पंजाबी पोएट है और इनका जो बर्थ है वो 1950 में हुआ है ना? और ही डाइड इन 1988. ओके, so the name of the poem is I Am Like Grass and this poem is written by Pash. He is a major Punjabi poet. Let's do some addition to our vocabulary. कुछ words हैं जो आपको इस poem को समझने में help करेंगे. If you want, you can note it down or you can even see. So the first word is chop. Chop का मतलब होता है what? Chop. Chop means काटना. Okay? Chop का मतलब है काटना. काटना समझते हैं ना, जैसे चॉपिंग करते हैं, सब्जियों को काटते हैं, कुछ भी चीजों को हम लोग काटते हैं तो चॉपिंग कहते हैं. फिर माओ यानी घास को काटना. स्प्राउट अंकुर. स्प्राउट्स तो खाते भी हम लोग, चने को फुला करके या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को हम लोग स्प्राउट करवाते हैं, फुलाते हैं तो उससे वो अंकुरित हो जाता है ना. दैट इज नोन एज स्प्राउट. बाउंस. बाउंस मीन्स उछलना. जैसे बॉल को जब हम लोग जमीन पे फेंकते हैं तो वो उछलकर वापस ऊपर जाता है. दैट इज बाउंसिंग. ओके. ऑब्लिटरेट यानी होता है, इसका मतलब भी काटना होता है, अलग अलग सेंस में काटना है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज साइन पोस्ट. साइन पोस्ट इज पताका. लाइक आप जब रोड पे जाते आते हैं तो आपको बहुत सारे साइन पोस्ट नजर आते होंगे. सो दैट आप उसके हिसाब से दाएं बाएं, या जैसे कि रेड ट्रैफिक लाइट भी आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइन पोस्ट. वो निशानी कुछ बनाया जाता है. जैसे आप रास्ते पे जाते हो तो लिखा होगा यहाँ पे विद्यालय है, धीरे चले. इस तरह से साइन पोस्ट्स बने होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रबल. रबल मीन्स स्तंभ का मलबा. जैसे कि कोई बिल्डिंग अगर ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, तो वहां पे जो मलबा इकट्ठा हो जाता है उसको तोड़कर जो चीजें मिलती हैं, दैट इज नोन एज रबल. ओके. स्क्रॉच. स्क्रॉच यानी जलाकर राख कर देना. किसी चीज को स्क्रॉच करना, जलाकर राख कर देना. ये मेंटल अच्छादान यानी कि दिमागी स्थिति जो है. एशेस राख. सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स जो मुझे लगा आपको शायद समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, या यू कैन ऑल्सो से दीज आर द न्यू वर्ड्स विच यू कैन ऐड इन टू योर वोकेबुलरी. तो आप इसको अपने शब्दकोश में इकट्ठा करें और यू कैन make your English even more stronger. Okay. Now let's move to the poem. So the first stanza of the poem is, first line actually जो है वो है I am like grass. मैं किस तरह का हूँ? I am like grass. The poet is saying, जो कवि है वो कह रहे हैं I am like grass. मैं घास की तरह हूँ. You can chop me, mow me down. तुम मुझे chop. Chop means क्या बताया था आपको?
चॉप का मतलब बताया था काटना, है ना। तो चॉप, यू कैन चॉप मी, माउ मी डाउन, तुम मुझे काट सकते हो, काट कर गिरा सकते हो, ठीक है। बट आई शैल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं फिर से वापस अंकुरित होकर बाहर आऊंगा, grow and bounce back. You can obliterate my signposts. You can bomb the universities, reduce the hostels to rubble. You may scorch the slums, but you cannot erase my identity because I am like grass. आई एम लाइक ग्रास, मैं कैसा हूँ, आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूँ। घास की क्या क्वालिटी होती है, आपने कभी किसी को घास लगाते हुए नहीं देखा होगा। अक्सर हम लोग खेतों में या रास्ते के किनारे या घर पे या कहीं पे भी मिट्टी होता है तो देखते हैं अचानक से घास उग जाता है, उसको काटते रहते हैं लोग और वो फिर बड़ा होते रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज ऑफ ग्रास। वो बहुत ही खास उसकी क्वालिटी है कि वो आप उसको कितना भी काटो वो फिर वापस बढ़ता है। सो हियर पोएट इज ऑल्सो कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ ग्रास, वो अपने आप को ग्रास के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुमको जितना मन मुझे काट दो, तुम्हें जितना मुझे काट के छोटा बनाना है बना दो, लेकिन आई विल स्प्राउट अगेन, आई विल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से अंकुरित होकर वापस आऊंगा, मैं बढ़ूंगा, आई विल ग्रो एंड बाउंस बैक, मैं फिर से जैसे बॉल को फेंक देते हैं नीचे और वो वापस ऊपर आता है, इन द सेम वे आई विल ऑल्सो बाउंस बैक। यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट, आप मेरे साइन पोस्ट को बिल्कुल काट के हटा के फेंक के उखाड़ के फेंक सकते हैं। इवन ही इज सेइंग दैट यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटीज, तुम यूनिवर्सिटीज जो है यानी कि विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय पे आप बॉम्ब गिरा सकते हो, बॉम्ब तो आप समझते ही हैं, तो बॉम्ब गिरा सकते हो आप। हॉस्टल्स के जो है उसको रबल में तब्दील कर सकते हो यानी मलबे में तब्दील कर सकते हो। यू मे स्क्रॉच द स्लम्स, जितने भी छोटे घर के लोग हैं उसको सब उखाड़ के तुम फेंक सकते हो। बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, मगर आप मेरी पहचान को मिटा नहीं सकते हो। क्यों नहीं मिटा सकते हो? बिकॉज बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, मैं किसकी तरह हूं, मैं घास की तरह हूं, मुझे जितना काटोगे मैं वापस बढ़ के आऊंगा, आई विल स्प्राउट अगेन एंड माई मेंटल शेल कवर एवरीथिंग, और मेरा जो मेंटल शेल है, मेरा जो दिमाग का जो बाहरी खोल है वो सब कुछ फिर से कवर करके लाएगा। ओके तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? सो द पोएट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ ग्रास, पोएट ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? ग्रास से, घास से। ट्रीज कैन बी कट डाउन एंड दे डू नॉट ग्रो अनलेस एंड अनटिल दे आर प्लांटेड अगेन, जो पेड़ होते हैं ना उनको आप जब काट देते हैं एक बार तो जब तक फिर से लगाते नहीं है वो फिर से बड़े नहीं होते। लेकिन घास की क्या खासियत है, आप उसको जितना काटते हो वो वापस फिर से अपने जगह पे फैलने लगता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ग्रास, वो फिर से अपने जगह पे दूसरी जगह पे ही फैलना शुरू कर देता है। द पोएट इज ऑल्सो शोइंग द एनॉगी बाय चैलेंजिंग द सिस्टम। एक्चुअली जो यहाँ पे ये आप जो ये लाइन आपने पढ़ा दैट यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटीज, रिड्यूस द हॉस्टल्स टू द रबल, ये सब क्यों गुस्सा है उनका, उनका ये सारा नाराजगी जो है वो सिस्टम के साथ है, वो व्यवस्था के साथ है। ये एक स्टोरी जो है अभी आपको आगे के लाइन में पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी मिलेगा, तो वहां पे बहुत सारे बॉम्बार्डिंग हो रही थी, बहुत सारा एक समय था जब पंजाब बहुत डिस्टर्ब था। तो उस क्योंकि ये पोएट जो है वो पंजाब के हैं तो उन्होंने वहां के सिचुएशन के हिसाब से अपने गुस्से को दिखाने के लिए इस तरह के लाइन लिखे हैं। वहां पे यूनिवर्सिटीज को तोड़ा जा रहा था, बॉम्ब गिराया जा रहा था, that's why he's written these lines, and you can destroy everything but they cannot destroy the spirit। जो आप एक शिक्षा का जो स्थान होता है उसको आप बिल्डिंग से नहीं होता है, वहां पे जो शिक्षा का दान होता है, वहां जो शिक्षा की वजह से जो लोगों के दिमाग में ज्ञान भरता है, उससे जो विकास होता है वो हम लोग खत्म नहीं कर सकते। हम बिल्डिंग्स को तोड़कर खत्म कर सकते हैं लेकिन किसी के अंदर के नॉलेज को उसको बाहर नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बर्बाद कर सकते। So that is what he is trying to, he is also trying to say that you cannot destroy the spirit, आप किसी के अंदर की ताकत को खत्म नहीं कर सकते हैं। The poet has compared his spirit with the grass and which cannot be destroyed, और इसीलिए पोएट ने अपने स्पिरिट को, अपनी जो मेंटल शक्ति है, ताकत है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, उसको किससे कंपेयर किया है? उसको ग्रास से यानी कि घास के साथ कंपेयर किया है जिसको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। Now let's see the second stanza of the poem. I hope आपको first stanza समझ में आया। If you have any question, you can write it in the below comment box. Okay.
So the next stanza is, you may bomb Banga. Banga is a, I जैसा कि मैंने पहले बोला that you will get some name of the districts. आपको कुछ जिलों के नाम मिलेंगे पंजाब के next stanza में. तो these are the name of districts, Banga and Sangrur. These are two of the districts. You may bomb Banga, you may destroy Sangrur and reduce the whole district of Ludhiana to ashes. He is so angry. वो इतना गुस्सा है इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप जो है पूरे लुधियाना को राख में तब्दील कर सकते हैं, आपकी अगर ऐसी इच्छा है, मंशा है तो. यहाँ वो किसको कह रहे हैं ये सारी चीज वो गवर्नमेंट को या सिस्टम को कह रहे हैं, उससे कंप्लेन कर रहे हैं कि आप जो है बंगा पे बॉम्ब गिरा दीजिए, संगरूर को बर्बाद कर दीजिए, आप लुधियाना को राख में तब्दील कर दीजिए, बट इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. बट ये कुछ समय के लिए ही आप कर सकते हैं. यू कैन नॉट मेक इट परमानेंट. ये पूरे हमेशा जीवन भर या हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता है. 2 years 10 years, ठीक है, 2 साल 10 साल. बिफोर माई ग्रीन मेंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन. जब तक मेरा जो ऊपरी सतह है वो फिर से हरा ना हो जाए. घास को आप जब उखाड़ के फेंक देते हो तो मिट्टी दिखाई देती है, और मिट्टी कब तक दिखाई देती है? कुछ दिन तक, कुछ समय तक. उसके बाद क्या होता है? फिर से घास ऊपर आता है और फिर से सब कुछ ऊपर हरियाली छा जाती है. द सेम वे ही इज ऑल्सो सेइंग कि आप चाहे जिलों में बम गिरा दीजिए, आग लगा दीजिए, राख बना दीजिए, ये कितने समय तक रहेगा? इट विल लास्ट फॉर 2 years और 10 years. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम माई ग्रीन मेंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन. फिर से सब कुछ हरा हो जाना है, फिर से सब कुछ सही हो जाना है. आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल. मैं एक जंगल की तरह फैल जाऊंगा. नॉट इवन ग्रास. इनफैक्ट ही इज सेइंग कि आई विल बी लाइक द जंगल. मैं जंगल की तरह फैल जाऊंगा. यू कैन नॉट स्टॉप मी. द ग्रीन जंगल्स ऑफ बर्नला. बर्नला इज अ प्लेस जहाँ की बहुत उनका जंगल फेमस है. तो वहां के जंगल की तरह ये कह रहे हैं कि अब मैं घास के बाद जो है जंगल की तरह फैल जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं. वेयर टूरिस्ट विजिट मी. जहाँ पे जो सैलानी है, जो यात्री है, वो लोग आकर देखेंगे कि मैं कैसा हो गया हूँ. विजिट माई ग्रीन जंगल. वो लोग मेरे ग्रीन जंगल्स को देखेंगे, एशेस को नहीं देखेंगे. बिकॉज, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आई एम लाइक ग्रास. मैं किसके जैसा हूं? आई एम लाइक ग्रास. मैं उस घास की तरह हूं जो वापस आता ही है. ठीक है. यू कैन चॉप मी, यू कैन माउ मी डाउन, बट आई विल स्प्राउट अगेन. लेकिन मैं फिर से बाउंस करूंगा, मैं फिर से आऊंगा. आई विल बी स्प्राउट अगेन. मैं फिर से अंकुरित होऊंगा और फिर से मैं कवर कर लूंगा सारी चीजों को. सो इस पार्ट में पोएट क्या कहना चाहते हैं? In this part of the poem, the poet has again used different examples to show that how the places or things have been destroyed and again they have emerged due to ability to bounce back. यहाँ पे यही पोएट कहना चाहते हैं कि फिर से उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी बात के कि जो घास है उसको आप कितना भी काटो वो फिर से वापस आता है. और इसी का एग्जाम्पल लेकर के, इसी का रेफरेंस लेकर के एक्चुअली पोएट ने बताया है कि कैसे जो अलग अलग शहर हैं पंजाब के उसको बर्बाद किया गया, लेकिन आज फिर से उनका अस्तित्व है. हम देख सकते हैं कि पंजाब इज अगेन बाउंसिंग बैक. इट्स गुड. तो चाहे आप किसी जगह को कितना भी या किसी व्यक्ति को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, अगर उसके अंदर स्पिरिट है लड़ने की तो वो फिर से बाउंस बैक करता है. द पोएट हैज शोन करेज टू ग्रो एंड कवर एवरीथिंग एज द ग्रीन ग्रास कवर्ड एवरीथिंग एंड चेंज देम इनटू अ जंगल. तो पोएट ने कहा कि अगर आपके अंदर साहस है, अगर आपके अंदर करेज, करेज यानी साहस होता है, करेज टू ग्रो, अगर आप साहसी हैं, आपको बढ़ना है आगे, तो चाहे कोई कितना भी आपको बर्बाद कर दे, आप एक हरे जंगल की तरह फैल सकते हैं. जंगल में आग आपने सुना होगा ना, एक फ्रीज है, मुहावरा है, जंगल में आग, मतलब जंगल की आग की तरह फैल गई खबर. यानी कि जंगल में जिस तरह से आग फैल जाता है, वैसे ही अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप किसी चीज को जंगल की तरह फैला सकते हैं. आप उसको फिर से काम को वापस से अच्छा कर सकते हैं. The poet is also challenging to become so famous that people will visit him and admire the works of he had done. वो ये भी कह रहे हैं इस लाइन में, उन्होंने कहा ना कि टूरिस्ट विल विजिट मी.
टूरिस्ट विल विजिट मी, और क्यों विजिट करेंगे, वो विजिट करेंगे मेरे ग्रीन जंगल को देखने के लिए, ना कि मेरे किसी डिस्ट्रॉयड राख को देखने के लिए, बल्कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छा कर लूंगा कि लोग आएंगे मेरे पास, लोग पूछेंगे मुझसे, लोग मुझे देखेंगे, मिलेंगे, वो मुझे एडमायर करेंगे। तो ही इज चैलेंजिंग कि मैं इतना अच्छा हो जाऊंगा, वी विल बिकम सो गुड दैट पीपल विल कम एंड विजिट टू अस। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। ओके, सो यहाँ पे मेन बेसिकली जो फर्स्ट लाइन था पोम का, आई एम, या नाम था पोम का, आई एम लाइक ग्रास, तो लाइक जो है वो वर्ड इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। ठीक है, दो तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। एक वर्ड है लाइक, ठीक है, और एक वर्ड है एज। सो ये इस जब हम इस दो शब्द को यूज करके कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब इन दो वर्ड्स को हम लोग यूज करके कंपेयर करते हैं, तो ये जो है, ये इसको हम लोग सिमिली कहते हैं। ये जब लाइक या एज, जैसे आई एम लाइक ग्रास, यहाँ पे जब ये किया गया तो यानी कि यहाँ पे सिमिली, सिमिली जो है ये क्या है, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में अलंकार होता है, वैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम लोग करते हैं। कंपेयर करते हैं ना, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मेरे चांद हो, आप मेरी सूरज हो, तो माँ अपने बच्चे को चांद और सूरज के साथ कंपेयर करती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पोएट ने किसके साथ अपने आप को कंपेयर किया, आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूँ, या आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, मैं शेर की तरह, जैसे शेर, जैसे जैसे शेर ताकतवर है वैसे मैं हूं। तो जैसे और तरह, ये दो जो शब्द हैं हिंदी के, उसी तरह इंग्लिश का है लाइक एंड एज। तो ये कब यूज होता है, जब ये यूज होता है तो हम कहते हैं कि सिमिली का यूज करके यहाँ पे कंपेयर किया गया। फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, सिमिली है। और दूसरा क्या तरीका है, जब थ्रू डायरेक्ट कंपैरिजन हम करते हैं, कि जो मैंने लाइन अभी गाया कि चंदा है तू, तू चांद की तरह नहीं है, तू चंदा है, तू ही चांद है, मेरा सूरज है तू, तू ही मेरा सूरज है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीजों को में डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं उसको। और तब जब इस तरह के कंपैरिजंस करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं, मेटाफर। अक्सर पोएट्स जो हैं, कवि जो हैं, वो मेटाफर यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, कि झील सी तेरी आंखें, जब झील सी तेरी आंखें हो गई, तो वो झील सी जो हो गया, सी वो मेट सिमिली हो गया, कि झील सी तेरी आंखें हैं, तेरी आंखों में झील नहीं है, तेरी आंखें झील सी है। और जब हमने कहा कि चांद, तू मेरा चंदा है, तो वहां पे मेटाफर हो गया। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, तो सिमिली का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये है, जैसे योर आईज आर ग्लिटरिंग लाइक अ मार्बल, तुम्हारी आंखें जो है वो मार्बल, गोटियों की तरह चमक रही हैं, गोटियों की तरह चमक रही हैं। ये जो तरह जब यूज हुआ, लाइक यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिमिली। और जब हम कहते हैं यू आर द स्टार ऑफ दिस फैमिली, आप कुछ जीत के आते हो तो कहते हैं यू आर अ स्टार ऑफ दिस फैमिली, तुम इस परिवार के सितारा हो, तुम इस परिवार के सितारे की तरह नहीं हो, तुम इस परिवार का सितारा हो। तो जब डायरेक्टली आपको स्टार बना दिया, तो वहां क्या हो गया, मेटाफर हो गया। कंपैरिजन दोनों में हो रहा है, एक में सितारे से, एक में बटन मार्बल से, लेकिन कंपेयर करने का तरीका अलग है। एक में एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और एक में आपको डायरेक्टली वही चीज बता दे रहे हैं। ओके, सो आपको समझ में आया। यहाँ पे जो है आई एम लाइक ग्रास, ये हो गया, आई विल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से अंकुरित होऊंगा। तो इंसान तो अंकुरित नहीं होता है, अंकुरित तो क्या होता है, चने होते हैं, मटर होता है, ये सब अंकुरित होता है। लेकिन ही इज डायरेक्टली सेइंग कि मैं ही अंकुरित हो जाऊंगा। तो यहाँ पे उन्होंने मेटाफर का यूज किया है, और यहाँ पे उन्होंने सिमिली का यूज किया है। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, अभी आपको बताना है कि इसमें से सिमिली कौन सा है और मेटाफर कौन सा है। ओके, आर यू रेडी, लेट्स डू। द शो वॉज लाइक अ सर्कस, द शो वॉज लाइक अ सर्कस, इस सेंटेंस में सिमिली है या मेटाफर, जल्दी से सोच के लिख के रखो कॉपी में। नेक्स्ट इज शी इज एज थिन एज अ रोप, एज थिन एज अ रोप, वो रस्सी की तरह पतली है। आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, मुझे तुम्हारे बिहेवियर पसंद नहीं है। यहाँ पे भी लाइक वर्ड यूज हो रहा है। ओके, यू आर द मॉन्स्टर ऑफ दिस हाउस, तुम इस घर की राक्षस हो। एज यू नो आई एम अ टीचर, यू आर ग्लेजिंग लाइक अ स्टार,
यहाँ पे देखिए एज यू नो, यहाँ भी एज यूज हो रहा है। यू आर ग्लेजिंग लाइक अ स्टार। राधे वॉज अ लायन इन द फाइट। तो राधे वॉज लायन इन द फाइट, वो उस युद्ध में शेर था। सो दीज आर द सेंटेंसेस। अब आप बताइए किसमें क्या है। ये है आपका आंसर। देखो थर्ड नंबर जो है, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, यहाँ पे भी लाइक वर्ड यूज हुआ है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये लाइक है ये कहीं किसी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सब में आप देख सकते हो। नंबर 5 जो है, यहाँ भी देखो एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। यहाँ पे भी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है कि मुझे तुम्हारी बिहेवियर पसंद नहीं है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है दैट आई एम अ टीचर। सो यहाँ पे भी लाइक और एज वर्ड है, बट दे आर नॉट सिमिली और मेटाफर। सो द फर्स्ट वाज लाइक अ सर्कस, सर्कस की तरह, तुम्हारा शो सर्कस की तरह है। एज थिन एज, यहाँ भी कंपैरिजन है। यहाँ यू आर द मॉन्स्टर, यहाँ भी कंपैरिजन है। यू आर ग्लेजिंग लाइक अ स्टार, ये भी कंपैरिजन है। राधे वाज लायन इन द फाइट, ये भी कंपैरिजन है। बट इन सारे जो ये तुलना जो किया जा रहा है इसमें सिमिली या मेटाफर है, बट उस दो सेंटेंस में कोई भी सिमिली और मेटाफर नहीं है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। I hope simile and metaphor are useful for you and you have understood the meaning, because ये क्लास 9, 10, 11, 12 हर क्लास में आपके काम आने वाला है। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज योर होमवर्क। डू एक्सरसाइज D1 वर्ड स्टडी 1, 2, 3 एंड ई ग्रामर एक्सरसाइज 1 and 2। ये आपका होमवर्क है। और थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।